बच्चों देखिए, टॉपिक तो आपके सामने लिखा हुआ है, तात्क्षणिक घूर्णन की अक्ष। यार ये टॉपिक से कुछ शब्दों से आपको समझ में आ रहा है कि किस चीज के बारे में बातचीत हो रही है? तात्क्षणिक घूर्णन की अक्ष। अब ये क्या मतलब हुआ? तात्क्षणिक का मतलब किसी समय पर घूर्णन की अक्ष। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से मीनिंग तो नहीं क्लियर होगा, तो क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैं बात करता हूं पहले केवल प्योर रोटेशनल, रोलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं। तो प्योर रोटेशनल मोशन यानी कि शुद्ध घूर्णन गति में क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है, ये एक अक्ष के परितः घूम रही होती है, घूर्णन गति में होती है। मान लेते हैं ये अक्ष वस्तु में से ही पारित है, गुजर रही है। तो बेटा इस अक्ष से दूर शुद्ध घूर्णन गति की बात कर रहा हूं मैं, शुद्ध घूर्णन गति। तो इस अक्ष के चारों तरफ इस पिंड के सारे जो कण हैं वो गोल गोल घूम रहे होंगे, वृत्तीय गति में घूम रहे होंगे, और उन सभी वृत्तों का जो केंद्र होगा वो इस अक्ष पर ही स्थित होगा। मानते हैं ना सभी लोग? बोलिए भाई, हाँ या ना? यही तो थी। और इन्हीं बिंदुओं का जो कलेक्शन है, इसी हमने क्या कह दिया, समूह था, इसी को हमने घूर्णन अक्ष कह दिया था। तो ये शुद्ध घूर्णन की बात है। अब साथ ही साथ ये जो बिंदु थे, उन्हीं वृत्तों के केंद्र जो थे, देखिए शुद्ध घूर्णन गति है तो अक्ष तो स्थिर रहती है, किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन की बात ही हो रही है। तो ये तो स्टेशनरी थे, ये जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या थे? स्टेशनरी थे। और इन्हीं के परितः सारे के सारे इस वस्तु के कण घूम रहे थे। पर रोलिंग मोशन की बात करें तो रोलिंग मोशन में यानी कि लोटनी गति में क्या होता है, लोटनी गति में जो ये अक्ष है, चलिए थोड़ा सा बच्चों चेंज कर देते हैं यहां पे, ये इस तरीके से, ये आपका गोला आ गया प्यारा सा, और ये ऐसे रोल करता हुआ चल रहा है, ये इसका सेंटर है, और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो जब बेटा लोटनी गति की बात थी अपनी, तो लोटनी गति में क्या हो रहा था कि अक्ष भी चल रही है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट क्या है कि मैंने ये बताया था कि जब मैंने आपेक्षीय कोणीय वेग बताया था, तो बताया था कि हर एक रिजिड बॉडी पे, दृढ़ पिंड पे स्थित हर एक कण दूसरे कण के परितः घूर्णन गति में होते हैं समान कोणीय वेग से। हाँ या ना? याद करिएगा कि सभी कण जो है एक दूसरे के पॉइंट के रिस्पेक्ट में केवल क्या कर रहा होता है? घूर्णन गति कर रहा होता है। अब क्या ऐसा भी संभव है कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन में या कंबाइंड मोशन में, ज्यादा अच्छे से कहूं कंबाइंड यानी कि संयोजित गति में, यानी कि उसके अंदर स्थानांतरण गति भी है, साथ साथ घूर्णन गति भी है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी अक्ष हो सकती है क्या जिसके परितः किसी समय पर वस्तु एकमात्र घूर्णन गति कर रही हो? यानी कि किसी एक्सिस, कोई एक एक्सिस है, एग्जिस्ट करती है, जिसके अबाउट, जिसके परितः केवल वस्तु उस क्षण पर केवल घूर्णन गति में हो, उसी अक्ष को कहते हैं तात्क्षणिक घूर्णन की अक्ष। यानी कि जब बॉडी कंबाइंड मोशन में है, कौन से मोशन में है? कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन यानी कि आपकी घूर्णन गति भी हो रही है, स्थानांतरण गति भी हो रही है, इस मोशन में है, तो वह अक्ष जिसके परितः वस्तु केवल घूर्णन, शुद्ध घूर्णन गति कर रही होती है, यानी कि उस अक्ष की चाल क्या होगी? जीरो होगी। और सारी जो वो है वो उसके परितः क्या कर रहे होंगे? सारे कण उसके परितः केवल एकमात्र घूर्णन कर रहे होंगे। तो उस अक्ष को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, उस समय पर, उस क्षण पर, तभी तात्क्षणिक कहलाइए। अब मान लेते हैं बेटा ये आपकी वस्तु है, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि इस किसी समय पर कोई ऐसी एक्सिस एग्जिस्ट करती है यहां पर, यहां से गुजर रही हो, यहां से गुजर रही हो, यहां से गुजर रही हो, जिसके परितः वस्तु केवल शुद्ध घूर्णन गति कर रही हो। अच्छा, शुद्ध घूर्णन गति करने के लिए उस अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की चाल शून्य होनी चाहिए। हाँ या ना?
अब यानी कि मुझे वो पॉइंट देखना है जहां पर वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। अगर शुद्ध घूर्णन गति है, शुद्ध घूर्णन गति है, तो आपको याद होगा जो बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट था, शुद्ध घूर्णन गति को नहीं, शुद्ध आपकी कौन सी है, लोटनी गति। यदि बच्चों शुद्ध लोटनी गति है, तो ये जो आपका ये बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट था ना, इसका वेग शून्य था, और इसी के परितः सारे के सारे कण किसी क्षण पर क्या कर रहे होंगे, इसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहे होंगे। तो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पहुंच गई। यकीन नहीं आता? अच्छा चलो याद करके देखो बेटा, याद करके देखते हैं कि बेटा इसकी वेलोसिटी क्या आई थी शुद्ध घूर्णन गति में, 2vc आई थी। हाँ जी। इसका वेग इस दिशा में तो नहीं आया था, शुद्ध घूर्णन गति में कुछ इस तरीके से आया था। हाँ भाई। और इस वाले का भी कुछ इस तरीके से आया था। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से इसका वेग आ रहा था, इधर की तरफ ट्रांसलेटरी, तो इधर अंदर की तरफ इस तरीके से। अब देखो, जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर भी देखो, जब ये सभी शुद्ध घूर्णन गति की बात कर रहा हूं मैं, तो ये देखो जैसे ये पॉइंट है ना, इस अक्ष के परितः गोल गोल घूम रहे होंगे कण, तो इसकी गति की चाल देखो इधर की तरफ होगी, मिलाओ 90 डिग्री आएगा। यहां पर भी देखो तो तुम्हें बच्चों देखने को मिलेगा, इस ये भी 90 आता है शुद्ध घूर्णन में, ये भी 90 आता है, और ये भी 90 ही आता है। तो यहां पर सभी कणों की जो चाल है और कण को तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों परस्पर लंबवत भी हैं। तो ये भी शुद्ध घूर्णन गति की एक परिस्थिति है। साथ ही साथ ये जो अक्ष है जिसके परितः मैं कह रहा हूं कि वस्तु इस समय इस क्षण पर केवल शुद्ध घूर्णन कर रही है, इस अक्ष की चाल भी शून्य है, जो कि शुद्ध घूर्णन गति की एक कंडीशन है या नहीं है? तो यानी कि आपकी जब बॉडी है, जो भी बॉडी है, वो हम क्या देखना चाहते हैं, वो किसी एक क्षण पर जो है किसी अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णन में होती है, और उसी अक्ष को कहा जाता है तात्क्षणिक घूर्णन। उस क्षण पर, तभी तो कहा गया तात्क्षणिक का मतलब उस क्षण पर घूर्णन गति। तो वो घूर्णन गति किस अक्ष के परितः कर रही होती है, उसे ही कहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे देखी जाती है, कब कौन सी परिस्थिति में कैसे आएगी, इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, पहले इतनी सी बात, इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए बच्चों। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि किस तरीके से निकालने हैं वो तात्क्षणिक घूर्णन की अक्ष, है ना। तो देखो बेटा, यहां पर क्या है, एक बॉडी है, ये आपके कंबाइंड मोशन में है, यानी कौन सी गति हुई, संयोजित गति हुई। कौन कौन सी संयोजन होता है उसमें, पहली कौन सी गति होती है आपकी, स्थानांतरण गति होती है। दूसरी कौन सी गति होती है आपकी, रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णन गति होती है। तो उसी मोशन में अब इस पे दिए गए दो कण हैं, मान लेता हूं ये कण ए है तथा ये कण बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो r दे रखी है। हमसे पूछा ये गया है कि बताइए, ये वेलोसिटीज भी पता है v1 v2, बताइए कि वस्तु की तात्क्षणिक घूर्णन की अक्ष कहां पर होगी। पहली बात ये। दूसरी बात, उस अक्ष के परितः उसकी घूर्णन कोणीय वेग कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, ये जानना है ना। तो देखो सबसे पहले, अच्छा भाई दिमाग में डालते हैं बात, यार जो तात्क्षणिक घूर्णन की अक्ष होती है ना, उसके परितः वस्तु क्या कर रही होती है, शुद्ध घूर्णन गति कर रही होती है। एक पॉइंट में दिमाग में आया, शुद्ध घूर्णन गति कर रही होती, तो उस अक्ष से कणों को मिलाने वाली रेखा गति के लंबवत होगी। यानी कि अगर ये पॉइंट है तो इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, इस वाले पॉइंट के भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो। ठीक, अच्छा है। अब देखो शुद्ध घूर्णन गति को ध्यान से देखना। शुद्ध घूर्णन गति में ऐसे ही तो होता है, घूर्णन गति को वृत्तीय गति से देख लो। यार जब यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी है, तो मैं कहता हूं यार इस सेंटर से कर रही है। अच्छा, तो सेंटर से ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, सेंटर से नीचे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, यानी कि सेंटर से वेलोसिटी की डायरेक्शन का कहीं चेंज देखने को मिलता है। यहां पर भी देखो, अगर अब क्या मैं कहूं, क्या वो इंस्टेंटेनियस जो अक्ष है वो यहां होगी। अच्छा, इसके ऊपर डायरेक्शन क्या है, ये है, इसके ऊपर, अरे यहां तो नहीं हो सकती, यानी कि वो नीचे ही होगी, है ना, नीचे ही होगी, या फिर ऊपर हो सकती है। अब वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि भाई एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव। देखते हैं, देखो मैंने मान लिया नीचे है,
मैंने मान लिया ये वेलोसिटी अगर ज्यादा है, v1 ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे v2 मान लेता हूं कम है, और v2 कम है तो सीधी सी बात है यार, यहां से यहां आ रहे हो, वेग कम हो रहा है, तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर वेग शून्य हुआ होगा। तो उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि b से एट अ डिस्टेंस x पर कहीं वस्तु इस अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णन गति में है, v1 ज्यादा है v2 से। वो केस भी देखने को मिल जाएगा जब v2 ज्यादा है v1 से, ठीक है। तो मैंने b से x डिस्टेंस मानी है बेटा। अब क्योंकि इस अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णन गति में तो ओमेगा तो बराबर रहना है। अगर ओमेगा बराबर रहना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v1, और ओमेगा v बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों ने, r ओमेगा। r कितना हो जाना है, r प्लस एक्स। इस पॉइंट ओ से मेरी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रही है, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स। तो v बाई आर प्लस एक्स क्या मिला, ओमेगा मिला। तो b के लिए भी ओमेगा वही रहना है, दृढ़ पिंड की विशेषता है। तो b के लिए ओमेगा क्या होगा बेटा, v, अच्छा यहां पर 1 था, ये क्या हो गया v2, और नीचे क्या आ जाएगा x। मुझे निकालना क्या है, x देखना है। तो देखो x क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v1 बाई v2, v1 बाई v2, और इधर हो जाएगा r प्लस एक्स बाई एक्स, r बाई एक्स प्लस 1। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 बाई v2, 1 को इधर भेज दिया, r बाई एक्स, और x बराबर हो जाना है v2r, v1 माइनस v2। अब v1 ज्यादा है v2 से तो x पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव डिस्टेंस माने कि नीचे मानिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो v2 ज्यादा हो गया तो ये ऊपर पहुंच जानी है, ठीक, सिंपल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगा। अब मान लो जैसे कि थोड़ा सा और चेंज करते हैं बच्चों, तो बच्चे अब हम देखते हैं ना, मान लो परिस्थिति ये दे रखी है कि ये दृढ़ पिंड है आपका, है ना, और इस दृढ़ पिंड पे इस वाले कण का वेग v1 है और इस वाले कण का वेग v2 है। अब इतना तो हमें समझ में आता है कि यार वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 रही होगी वो इन्हीं के बीच में होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, गति की दिशा की जो रेखा है, इस रेखा पर एक लंब खींचो, और ये लंब इस तरीके से आ गया, ठीक। तो यहीं कहीं आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। मुझे इन दोनों कणों के बीच की दूरी भी पता है, तो मैं कहता हूं कि b से मान लिया कि x दूरी पर है, तो इस अक्ष के परितः जो वस्तु है वो शुद्ध घूर्णन गति में है। तो इस बिंदु, मान लिया ये बिंदु है, बिंदु O का वेग तो शून्य होना चाहिए, पहली बात तो ये है। साथ ही साथ ओमेगा जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि इसका कोणीय वेग और इसका कोणीय वेग बराबर होगा, क्योंकि इस अक्ष के परितः इस समय पर, जिस समय इनका वेग ये है, वेग तो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, तो अक्ष की स्थिति भी परिवर्तित हो रही होगी। तो इस समय पर जो है केवल शुद्ध घूर्णन गति में इस अक्ष के परितः, तो इस अक्ष के परितः इसका जो ओमेगा होगा, इसका जो ओमेगा होगा बराबर होगा, हाँ या ना। तो पहले वाले का ओमेगा देखते हैं भाई। घूर्णन गति में मैंने ये पढ़ा था, आपको भी यही पढ़ाया है और प्रूफ भी करके दिखाया है और अभी भी बताया है। तो इसी बात को हम बेटा यहां पे लिखते हैं। ओमेगा अगर मैं ए के लिए लिखूं जो बी के भी बराबर है, तो लिखूंगा v1 भाई, अच्छा भाई ये कितनी दूरी है, r माइनस का x, v1 r माइनस x पहला। दूसरा लिखूंगा b के लिए तो v2, और ये कितनी दूरी है x, v1 बाई v2 इज इक्वल टू कितना हो जाना है, r बाई एक्स माइनस 1, डायरेक्ट कर दिया है मैंने थोड़ा। और इसको बेटा क्या लिख लेंगे, v1 बाई v2, इधर माइनस का प्लस 1 हो जाना है, r बाई एक्स हो जाना है, v1 प्लस v2 हो जाना है, v2 हो जाना है, r बाई एक्स हो जाना है, और x की वैल्यू आ जानी है v2 इंटू r, v1 प्लस v2। देखो बोलो सही है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये यहां हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जेईई एडवांस की प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेंस में तो इतना नहीं आने का, लेकिन एडवांस मेंस में हो सकता है बस लोकेशन पूछ ले कि कहाँ होगी। लेकिन एडवांस की प्रॉब्लम के लिए, रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम के लिए, जो विद्यार्थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए, या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट में बताना बच्चे। तो इतना पॉइंट हो गया। ठीक, अब थोड़ा देखो सर, आपने कहा, हम तो एक सवाल ये लेके आए आपके सामने कि एक सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी दीवारों की सहायता पे से खड़ी थी, और अगर ये सीढ़ी चलने लगे तो घूम भी रही होगी। मान लो ये जो कण ए है, इसका एक एंड ए है, ये वी ए से नीचे गिरने लगे और ये वी बी से नीचे गिरने लगे, तो सर यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो बताइए संयोजित गति है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। और अगर है तो कहां होगी आईसीआर आपकी? सोच सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट स्टेप, जो इस कण की गति की दिशा है, इस गति की दिशा पे एक लंब खींच लो ऐसे करके, ठीक भाई, और इसकी गति की दिशा पर भी एक लंब ऐसे खींच लो, ठीक है। इन कणों को मिलाने वाला, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पर होगा आईसीआर, और उसी पॉइंट से आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही होगी, ठीक है। आईसीआर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जिस केंद्र के परितः वस्तु उस समय तात्क्षणिक घूर्णन गति में होती है, और आईएआर होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः वस्तु शुद्ध घूर्णन गति में होती है उस क्षण पर, उस क्षण पर, हमेशा नहीं, उस क्षण पर। तो ये आ जाएगी आईसीआर की लोकेशन, ये आ गई। अब यहां पर वी वी बाई दिस डिस्टेंस एंड वी दिस डिस्टेंस करके देख लो, आ जाएगा आंसर। अब मान लो कोई और जनरलाइज वे में बताऊं मैं आपको, तो पहले इतना छापो। अब बच्चों, जब शुद्ध लोटनी गति है, या मैं कहूं लोटनी गति है, रोलिंग मोशन है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन कहां रहेगी? बता चुका हूं, थोड़ा डिस्कशन कर चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी बात को। तो भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि तात्क्षणिक घूर्णन का केंद्र या घूर्णन की अक्ष का वेग 0 होता है ना, उस पॉइंट का वेग जो है 0 होता है। एक तो ये बात मेरे दिमाग में है, साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी बात है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, उस क्षण पर 0 होता है बच्चों, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा कहूं 0 रहेगा नहीं, जिस समय पे मैं देख रहा हूं उस क्षण पर 0 होगा, बाकी तो उसकी स्थिति भी परिवर्तित होती रहती है। तो बेटा इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहां पर देखिए कौन सी गति आपकी? लोटनी गति है, शुद्ध लोटनी गति, एकदम लोट रहा है ये। तो बेटा यहां पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना, अगर मैं कहूं सरफेस के रेस्पेक्ट, सरफेस 0 है, सरफेस की वेलोसिटी 0 है, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना, इसका वेग 0 होता है, यही पढ़ते आए अभी तक। तो यहीं से, यही आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, और इसी के परितः वस्तु शुद्ध घूर्णन गति में होगी। सारे के सारे कुछ इस तरीके से इसके परितः ऐसे इस क्षण पर ऐसे घूमता हुआ लगेगा, ठीक। अब इसके बाद शुद्ध लोटनी गति नहीं है, फिसलन हो रही हो, कहां जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन? तो फिसलन में हमने दो तरीके की, अग्रसर फिसलन जैसे हमने कहा था फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग यानी कि जो आपकी अग्रसर नहीं है, इसका मैं शायद हिंदी में मीनिंग भूल गया हूं, आप कमेंट में बताइएगा मुझको। तो बैकवर्ड स्लिपिंग यानी कि जब बॉटम मोस्ट इस स्पर्श रेखा, मतलब इस स्पर्श बिंदु का वेग जब आगे की तरफ है, हमने कहा फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में बच्चे आपकी इसका वेग आगे की तरफ है और बैकवर्ड में इसका वेग पीछे की तरफ है। जब ऐसा है तो कहां, किस तरीके से इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो रही है, ये बात करना चाहते। कहां पहुंच रहा है आखिर वो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या वहीं रहा? याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यानी कि तात्क्षणिक घूर्णन का बिंदु, सेंटर, केंद्र,
कि वेग उस समय पर जीरो होता है पर हमेशा जीरो नहीं होता, उस समय पर जीरो होता है। जैसे इसको, इस बात को ऐसे सोच सकते हो कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो एक क्षण पर उसका वेग शून्य होता है पर हमेशा वेग शून्य नहीं रहता। तो इसी तरीके से सोचा जा सकता है यहां पर भी। तो मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड स्लिपिंग हुई, ये बेटा आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा। देखिए वैसे भी अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत कंटेंट कम है, मार्केट में बहुत उपलब्धता नहीं है चीज़ों की, बहुत डिटेल में नहीं समझाया गया है। तो इसी चीज़ों को मैंने मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम को थोड़ा आसान बनाते हुए बताया है। ये क्वेश्चन आपका नीट लेवल का भी कह सकता हूँ मैं, मेंस लेवल का भी कह सकता हूँ, एडवांस में भी मॉडिफिकेशन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा मेथड में यूज करूंगा कि अभी जो बताया फॉरवर्ड स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी कि एकदम निचले तल का जो बिंदु है उसकी, मैं यहाँ पे सरफेस को ना एकदम स्टेशनरी मान के चल रहा हूँ, याद रखिएगा स्थिर सतह मान के चलो, इसका वेग शून्य नहीं होता, फॉरवर्ड स्लिपिंग में आगे की तरफ होता है। अच्छा, कुछ v1 वेग है, इसका कुछ v2 वेग है, क्या वही परिस्थिति आ गई जो थोड़ी देर पहले पड़ी थी, यानी कि ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, तो क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर जाके यहां आ गया, तो नीचे चला गया। बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है, जो आपका बॉटम मोस्ट कौन सी है, ये BS बैकवर्ड स्लिपिंग, तो इसमें जो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसका वेग पीछे की तरफ है, इसका वेग आगे की तरफ है, तो क्या इन दोनों के बीच में कहीं वो बिंदु आएगा, तो यहां कहीं आ जाएगा। अब बच्चे मैं चाहता हूं कि आप प्रूफ करो, आप प्रूफ करो कि कहां होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कैसे निकालोगे सोच के देखना। मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी कोऑर्डिनेट निकालने, कैसे निकालोगे, सिंपल वही मेथड जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस बिंदु के सापेक्ष वस्तु सिर्फ घूर्णन गति में होती है, जैसे पहले r डिस्टेंस पता थी आपको वैसे यहां पर भी पता है, निकाल सकते हो, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, जरूर बताइएगा ठीक कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां होगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सारी चीजें लग जानी है जितना अब तक पढ़ाया है। ठीक, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जोश से भरपूर रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो इसी तरीके की मिलती रहे बच्चों, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिजिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बेसिक कैसे फिजिक्स से एडवांस फिजिक्स में पहुंचना है सब देखेंगे। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।